सुबह हुई तो मैं गुस्ल के बाद मंदिर में आ गया और चबूतरे पर झाड़ू देने लगा। हरिया थाली में लोबान सुलगाए अपनी कोठरी की तरफ से हरि ओम का जाप करता आया और मंदिर में मूर्ति के आगे लोबान का थाल रख कर पूजा पाठ करने लगा। अब मेरा टारगेट हरिया था। ये बदमाश पुजारी प्रभाकर का सेवक था, मगर पुजारी प्रभाकर से बढ़कर मेरा मौतकिद था। वो मुझे पहुंचा हुआ ज्ञानी ध्यानी ऋषि साधु समझा हुआ था। मैं उसकी इस कमजोरी से भरपूर फायदा उठा सकता था। जब वो मंदिर की कोठरी से अपने जनेऊ दुरुस्त करते हुए बाहर निकला तो जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया और बोला, महाराज अब अपने दास को सेवा करने दें। मैंने फौरन कहा, हरिया तूने हमें प्रसन्न कर दिया, जा शहर से हमारे लिए हलवा पूरी ला, आज हमारा हलवा पूरी खाने को मन चाहता है। हरिया ने फौरन झाड़ू एक तरफ रखा और हाथ बांध कर बोला, अभी लाया महाराज, अभी लाया। वो परने से अपना मुंह पोंछता चबूतरे से उतरा, जूती पहनी और हरिओम करता शहर की तरफ चल दिया। उसकी चाल ढाल और बोलचाल से एक लम्हे के लिए भी किसी को एहसास नहीं हो सकता था कि ये बुर्दा फरोशों के एक खास बड़े गुरोह का रुकन है। असल में तवहुमात आदमी पर एक बार सवार हो जाए तो फिर उसका एक नया रूप सामने आता है। फिर वो आदमी चाहे डाकू हो, खूनी हो, अपने गुरु के आगे भेड़ बकरी की तरह बेजरर हो जाता है। अगरचे हरिया ने तवहुमात के कमजोर तरीन लम्हों में भी कभी अपने बारे में सच्ची बात नहीं बताई थी। वो अंदर से बड़ा काइया था और अपने मतलब का बड़ा पक्का था। मैं उसके कमजोर अकीदे पर जर्ब लगाकर उसके कुदरती एहसासात यानी हिर्स हवस और हुसूल दौलत के जज्बात को बेदार करना चाहता था। जब वो हलवा पूरी लेकर आया तो मैं दरख्त के नीचे समाध लगाए बैठा गोशे चश्म से उसे आता देख रहा था। उसने बड़ी अकीदत से हलवा पूरी का दोना मेरे सामने रखा और अदब से एक तरफ होकर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, हरिया लगता है तेरी किस्मत खुलने वाली है। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने मजे से पूरी हलवा खाया। उसके बाद कुछ बेमानी श्लोक पढ़े और फिर अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक हरिया की तरफ जलाली नजरों से देखा और कहा, हरिया अपना सीधा हाथ हमारे आगे कर दे। हरिया ने जल्दी से अपनी हथेली मेरे आगे फैला दी। मैंने उसके हाथों की लकीरों पर एक निगाह डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हरिया हम पर इस वक्त पाताल रोशन है। हम तेरे अगले पिछले सारे जन्म देख रहे हैं। तेरे हाथ की रेखाएं हमें तेरे इस जन्म का सारा हाल बता रही हैं। बोल क्या चाहता है। मुझे मालूम था कि वो क्या तलब करेगा। बड़ी आजिजी से मेरे करीब होकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे इतना धन दीजिए कि मैं गांव वाली जमीन साहूकार से वापस ले लूं, वहां अपना 2 मंजिला मकान बनाऊं, तिरचनापली से 2 बैल खरीद कर लाऊं। मैंने अपने चेहरे को मुतफक्कर बना लिया, जैसे एकदम से मैंने उसकी तकदीर के रास्ते में रुकावट देख ली हो। वो सहमी हुई आवाज में बोला, महाराज क्या बात है। मैंने उसकी हथेली की एक लकीर पर उंगली रखी, हथेली को घुमाया, फिर हथेली पीछे कर दी और कहा, हरिया एक गोरे रंग की कन्या तेरी किस्मत का रास्ता रोके खड़ी है, उसे रास्ते से हटा दे। मैंने अपनी आंखें हरिया के चेहरे पर जमा दी। मैं इस जुमले का रद्द अमल देखना चाहता था। रद्द अमल खातिर खा हुआ। हरिया ने कुछ कहने से पहले मंदिर की तरफ देखा कि पुजारी कहीं उसे देख तो नहीं रहा। पुजारी मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए आने वालों में मसरूफ था। हरिया ने आहिस्ता से कहा, महाराज ये कन्या कौन है? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आप ही बताइए कि मैं उसे अपनी किस्मत के रास्ते से कैसे हटाऊं। हरिया अभी तक पल्लू नहीं पकड़ा रहा था। मैंने हाथ उठाकर कहा, ये तू जान तेरा काम जाने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, जा अब चला जा यहाँ से। मगर ये हरिया के मुस्तकबिल और उसकी किस्मत के खुल जाने का सवाल था। वो कैसे जा सकता था भला? फौरन मेरे पांव छूकर बोला, महाराज ये मेरी दुश्मन कन्या कौन है? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताइए। मैंने कहा, हरिया तूने हमारी बड़ी सेवा की है, हम तुझे निराश नहीं करेंगे, ला हाथ दिखा। हरिया ने जल्दी से हथेली मेरे आगे कर दी। मैंने उसकी हथेली की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और अंधेरे में ही निशाने पर तीर चलाते हुए कहा, मैं उस कन्या को एक तहखाने में देख रहा हूँ, मगर अब वो मुझे नजर नहीं आ रही। उसका नजर आना बहुत जरूरी है ताकि मैं उसे हमेशा के लिए तेरी किस्मत के रास्ते से हटा दूं। हरिया का तो रंग उड़ गया, इसलिए नहीं कि मैंने उस लड़की का राज खोल दिया था जिसको वो लोग किसी बुर्दा फरोश के हाथों फरोख्त करने वाले थे या कर चुके थे, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके दिल की बात पाली थी। उसको कभी ख्वाब में भी गुमान नहीं हो सकता था कि मुझे ये इल्म होगा कि उसने एक लड़की को अपने तहखाने में छुपाया था। उसने तो मेरे कदमों पर सर रख दिया और बोला, महाराज आप दिलों के भेद जानते हैं, वो लड़की तो मेरे हाथ से निकल गई है, अब क्या होगा? मैंने जलाल में कहा, कहाँ है वो? कहाँ खो दिया तूने उसको मूर्ख? अगर उसका ठिकाना मालूम न हुआ तो तेरी किस्मत फूट जाएगी। तू सारी जिंदगी इसी तरह लोगों के जूते सीधा करता रहेगा, तुझे कभी धन दौलत नसीब नहीं होगी। हरिया हाथ बांध कर बोला, महाराज उसे धन्ना सिंह ले गया है। अब मैंने नहले पर दहला मारा।
क्या उस लड़की की आंखें नीली थीं? वो बोला हाँ महाराज। मैंने पूछा क्या उसका नाम सीन से शुरू होता था? वो बोला हाँ महाराज, उसने अपना नाम सोनिया बताया था। वो बिल्कुल मशीनी आदमी की तरह बोल रहा था। उसने ऊपर तले सब कुछ बता दिया। मैंने जमीन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ी। हरिया, धन्ना सिंह कहाँ है? जल्दी बता, मैं अभी एक मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ। वो लड़की जहाँ कहीं भी होगी तड़प कर मर जाएगी और तेरी जिंदगी पर लक्ष्मी देवी का प्रकाश छा जाएगा। वो किस तरफ को है? पूरब को, पश्चिम को, उत्तर को या दक्षिण को? हरिया को मैंने आमिल और मामूल की तरह अपने पीछे लगा लिया था। वो बोला महाराज, धन्ना सिंह उसे लेकर अमृतसर के दरबार साहब में गया है। वो सूरन मंदिर का ग्रंथी है। वो उत्तर की तरफ है। भगवान के लिए अभी मंत्र पढ़कर फूंके। सोनिया का पता चल गया था। अब मुझे वहां से अमृतसर की तरफ कूच कर जाना था। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक ऊट पटांग मंत्र पढ़ता रहा। फिर जमीन पर एक दायरा बनाया। दायरे के बीच में अपनी उंगली रखी और उसे एकदम से दबा दिया और चिल्लाकर कहा, नाश हो गया तेरा नाश। हरिया, तेरे दुश्मन का नाश हो गया। जाब लक्ष्मी तेरे दर्शनों को आने वाली है। हरिया ने मेरे आगे माथा टेक दिया। मैंने उसी जलाली लहजे में हरिया को खबरदार किया कि इस वाक्य का किसी से जिक्र मत करें। अगर उसने किसी से इसका जिक्र कर दिया तो उस लड़की की बदरू उसके दिमाग में आकर बैठ जाएगी। हरिया बोला महाराज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, परंतु महाराज लक्ष्मी देवी धन लेकर कब पधारेगी मेरे घर? मैंने कहा बस कल तू धन पाएगा, दौलत पाएगा। जा अब यहाँ से दफा हो जा, हमें ज्ञान ध्यान करने दे। हरिया जल्दी से उठा और उल्टे पांव वापस हो गया। मैंने गोशा चश्म से देखा कि बदमाश पुजारी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हम दोनों को देख रहा था। हरिया जब मंदिर के चबूतरे पर आया तो पुजारी प्रभाकर ने उसको बाजू से पकड़ा और मंदिर की कोठरी में ले गया। मेरा माथा ठनका, कहीं हरिया सब कुछ न उगल दे। मगर मुझे यकीन था कि हरिया मर जाएगा मगर उसे कुछ नहीं बताएगा। दोपहर के वक्त मैं अपनी कोठरी में आ गया। प्रभाकर का रवैया अभी तक नॉर्मल था। ये इस हकीकत का सबूत था कि हरिया ने उसे धन्ना सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुर्दा फरोशों का ये उसूल होता है कि वो जिसके पास माल फरोख्त करें उसका नाम पता कभी नहीं बताते। अगर वो ऐसा करने लगे तो उनका हजारों बल्कि लाखों का कारोबार बर्बाद हो जाए। मैंने पेट के साथ लपेटा हुआ रुमाल खोला। उसमें भारतीय करेंसी में 245 रुपए थे। साधु सन्यासी वैसे भी रेल का किराया खर्च नहीं करते और बिला टिकट सफर करते हैं, मगर मैं टिकट खरीद कर सफर करना चाहता था। मेरे लिए वहां से निकलना कोई दुश्वार नहीं था। मैंने 100 रुपए का नोट अपनी सदरी की जेब में रखा। सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था। चुनाचे खामोशी से कोठरी से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। प्रभाकर मुझे मंदिर के बाहर दरख्तों के पास मिला। नमस्कार करने के बाद बोला, महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा शहर वालों का हाल मालूम करने जा रहा हूँ बेटा, अभी लौट कर आ जाऊंगा। वहां से निकलते ही मैंने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का रुख किया। उस शहर से मैं वाकिफ हो गया था। कम से कम रेलवे स्टेशन को जाती सड़क का मुझे बखूबी इल्म था। एक मुद्दत के बाद मैं भारत के शुमाल मशरकी सरहदी शहर अमृतसर का रुख कर रहा था, जहाँ से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। मैं आज से काफी अरसा पहले इस शहर वाली सरहद को उबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। वहाँ हमारा वो पुराना स्मगलर साथी शायद अब भी मौजूद था, जिसने मुझसे स्मगलिंग का माल वसूल किया था और जिसके साथ काफी ड्रामाई वाकयात वकूअ पजीर हुए थे, लेकिन मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब मैं साधु के हुलिये में था और मेरा रंग जो पहले गोरा हुआ करता था अब काफी सांवला हो गया था और कुछ जिस्म भी दुबला हो गया था। मेरा अमृतसर वाला स्मगलर हरीफ शायद ही मुझे पहचान सके। जब से मैंने सर और दाढ़ी मूछ मुंडवाई थी तब से लेकर अब तक मेरे सर और मूछ दाढ़ी के बाल काफी लंबे हो गए थे। मैंने उन्हें दोबारा मुंडवाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बाल मेरी गर्दन तक पहुंच रहे थे, दाढ़ी भी हलक से नीचे आ गई थी और मूछें भी घनी होने लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि अमृतसर में मेरा रिकॉर्ड तकरीबन हर थाने में मौजूद हो सकता है। हो सकता है किसी CID वाले की जीरक निगाहें मुझे पहचान लें। इसलिए बेहतर यही है कि मैं इस बार सिख बनकर अमृतसर शहर में विरोध करूं। ये अच्छा ख्याल था। इस हुलिये की वजह से एक तो मैं CID वालों की नजरों से काफी हद तक महफूज रह सकता था, दूसरे मुझे सूरन मंदिर यानी दरबार साहब के ग्रंथी धन्ना सिंह से भी राहो रस्म बढ़ाने में आसानी होगी। सिखों के मजहब और ग्रंथ साहब के बारे में मेरी मालूमात इतनी जरूर थी कि मैं धन्ना सिंह ग्रंथी को मुतमईन कर सकता था। यही सोचते सोचते मैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां से एक लोकल ट्रेन के जरिए हैदराबाद आ गया। हैदराबाद दक्कन से अमृतसर तक का सफर बड़ा तवील था। शाम के वक्त मुझे वरंगल जाने वाली गाड़ी मिल गई, जहां से मैं दक्कन एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। ये एक लंबा सफर था, उकता देने वाला, और मेरे लिए इस सफर में खदशात भी थे, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका मेरे कारनामों की याद दिलाता था। लेकिन इन वाकयात को इतनी देर हो गई थी कि अब मैं आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। रास्ते में किसी स्टेशन पर मैं अपना हुलिया सिखों जैसा नहीं बना सकता था। लामहाला उसके लिए मुझे दिल्ली आने का इंतजार करना था। मैं 3rd क्लास में बैठ गया। दक्कन एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। सारी रात गुजर गई और अभी नागपुर भी नहीं आया था। मैं तो बर्थ पर चुपके से पड़कर सो गया। सारी
रात ट्रेन आंध्र प्रदेश के पथरीले मैदानों, जंगलों और छोटी छोटी आबादियों से गुजरती रही। दूसरे रोज कहीं नागपुर आया, यहाँ से बरास्ता टारसी गाड़ी भोपाल पहुंची। यहाँ से बीना, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, भरतपुर और मिथिला से होती हुई आखिर दिल्ली के बहुत बड़े स्टेशन में दाखिल हो गई। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते दक्कन एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में, जहां तक मुझे याद है, 2 दिन और 2 रातें लग गईं। अगरचे मैं एक मुद्दत के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहा था, लेकिन फिर भी मोहतात था। इंटेलिजेंस वालों की नजरें बड़ी तेज होती हैं। ट्रेन से निकलकर मैं जट्टाधारी साधु के हुलिये में चलता हुआ सीधा 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में आ गया। जहाँ मैंने मुंह हाथ धोया, बेंच पर आलती पालती मारकर बैठ गया। वहाँ मुसाफिरों का शोर मचा हुआ था। जगह जगह मुसाफिर सामान के अंबार लगाए बैठे थे। मेरे लिए ये फजा बड़ी साजगार थी। चाय के स्टॉलों पर मुसाफिर चाय वगैरह पी रहे थे। दिन के 7-8 बजे का अमल होगा। बरसात का मौसम था। मुसाफिर खाने के सारे पंखे चल रहे थे। मैं चुपके से उठा और जैसे अपनी धुन में मस्त मुसाफिर खाने के दरवाजे से निकल आया। वहां से एक खाली रिक्शे में बैठा, उसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। इस असना में मैंने सोच लिया कि कहाँ जाना है और कहाँ जाकर मुझे अपना हुलिया सिखों वाला तब्दील करना है। शहर दिल्ली के मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ था। कश्मीरी दरवाजे के बाहर कुदसिया गार्डन है। उसके दरवाजे पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और कुदसिया गार्डन में दाखिल हो गया। जब देखा कि रिक्शा नजरों से ओझल हो गया है तो बाहर निकला। दूसरा रिक्शा लिया और उसे तिमारपुर चलने को कहा। मेरा रिक्शा तिमारपुर की तरफ जा रहा था। अलीपुर रोड तेजी से गुजर गया। तिमारपुर से कुछ पहले ओल्ड सेक्रेटेरिएट से थोड़ी दूर बाएं जानिब एक छोटा सा टीला आता है। दरअसल जहाँ से तिमारपुर की बस्ती शुरू हो जाती है। मैंने उस जगह रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़ा। तिमारपुर अब एक अच्छी खासी मॉडर्न बस्ती बन चुकी थी। कई बाजार, होटल और 2 सिनेमा घर भी बन चुके थे। दिल्ली ने बड़ी तेजी से तरक्की की थी। उसकी आबादी बेतहाशा फैल गई थी और फैल रही थी। मैं तिमारपुर में कुछ खरीदना नहीं चाहता था। उसकी आबादी से पहलू बचाता हुआ अकब में एक मैदान के पार वाली नीम देहाती बस्ती में आ गया। मुझे मालूम था कि इस किस्म की देहाती बस्तियों में मुझे मेरे मतलब की चीजें मिल जाएंगी। चुनाचे एक दुकान पर मैंने खद्दर के कुर्ते और तंग मोरी वाले खद्दर के ही पाजामे बाहर लटके हुए देखे। यहाँ खेस और खद्दर की चादरें भी मौजूद थीं। मैंने उस दुकान पर से अपने साइज का खद्दर का कुर्ता, खद्दर का ही तंग पाइंचे वाला पाजामा और एक खद्दर का साफा खरीदा। सिखों की पगड़ियों वाला कपड़ा उस दुकानदार के पास नहीं था। कृपान और कंघी कड़ा भी यहाँ नहीं था। मैं कुर्ता पजामा और साफा कागज में लपेट कर ले आया। आबादी से दूर एक जगह नशेब में दरख्त के पीछे बैठकर मैंने अपना साधुओं वाला लिबास उतारा और खद्दर का कुर्ता और खद्दर का पजामा पहनकर शानों पर खद्दर का साफा डाल लिया। धर्मी सिख आमतौर पर इसी किस्म का लिबास पहनते हैं। साधुओं वाला लिबास मैंने वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया। मैं दूसरी तरफ से होता हुआ वापस तिमारपुर की बस्ती में पहुंच गया। यहाँ एक रेस्तोरेंट में बैठकर खाना खाया, रिक्शा लिया और चांदनी चौक में आ गया। यहाँ एक दुकान से काले रंग और छोटे बुर का मलमल की किस्म का 7-8 गज कपड़ा खरीदा और उसे बगल में दबाकर एक बस में सवार हो गया। ये बस कश्मीरी दरवाजे से होती हुई तिमारपुर की तरफ जा रही थी। मैं कश्मीरी दरवाजे पर उतर गया। मैंने पगड़ी बांधने के लिए कुदसिया गार्डन का इंतखाब किया था, इसलिए कि कुदसिया गार्डन में इतने गुंजान दरख्त और ऐसी ऐसी घनी झाड़ियां हैं कि उन पर छोटे छोटे टीलों का गुमान होता है। एक इसी किस्म के टीले जितनी झाड़ी के अकब में बैठकर मैंने हाथों से अच्छी तरह जमा जमा कर सर पर सिखों वाली पगड़ी बांधी। मैंने गर्दन पर से बाल उठाकर सर के बीच में कर लिए। मुझे यकीन है कि जब मैं कुदसिया गार्डन से बाहर निकला तो बिल्कुल सिख लग रहा हूँगा। कश्मीरी बाजार के अंदर एक पनवाड़ी की दुकान पर बड़ा आईना लगा था। मैं मूछों को बल देते हुए दुकान पर आया और पनवाड़ी से खालिस माछे के सिखों की जबान में कहा, भैया जी एक इलायची तो पड़ाओ इधर, जरा सी भी खुशबुआं उड़ा लीजिए। पनवाड़ी ने फौरन 4 इलायचियां पेश कर दी। मैं आईने में अपने आप को मूछों को ताव देते हुए देख रहा था। मैं हूबहू सिख लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि दाढ़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी और गले में कृपान और कलाई में लोहे का कड़ा नहीं था। मैंने सारी इलायचियां लेकर मुंह में डाल ली और झूमता झामता शहर की तरफ चल दिया। मेरा सिखों वाला मेकअप बिल्कुल असली था। सर पर केस और पगड़ी थी, खद्दर का कुर्ता, कांधों पर साफा, ना तराशीदा मूछें और दाढ़ी। कमी अगर थी तो सिर्फ इतनी कि 5 कक्कों में से मैंने सिर्फ 1 कक्का पूरा किया था। 5 कक्के कंघा, कृपान, खेस, कच्छा और कड़े पर मुश्तमिल होते हैं। मेरे केस यानी सर के बाल तो थे मगर बाकी कक्के गायब थे। कृपान मैंने चांदनी चौक में एक गुरुद्वारे के पास एक दुकान से खरीद कर पहन ली। कड़ा भी वहीं से लेकर कलाई में पहन लिया। कच्छे यानी अंडरवेयर की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी दाढ़ी ज्यादा लंबी नहीं थी। इसका इंतजाम मैंने ये किया कि एक सिख की ही दुकान से जाली खरीद कर उसमें दाढ़ी को इस तरह बांध कर लपेट लिया कि उसके छोटे होने का किसी को शुबा नहीं पड़ सकता था। अब मैं पूरा सिख नौजवान बन गया था। खद्दर का एक थैला खरीद कर मैंने उसमें खद्दर की चादर और कंघी, साबुन और तौलिया रख लिया और अमृतसर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं बहुत हद तक मुतमईन था
क्योंकि अब मेरा पहचाना जाना एक मुश्किल अमर था। रात के इब्तिदाई लम्हों में मैं पंजाब एक्सप्रेस में सवार होकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गया। अमृतसर मेरे लिए कोई नया और अजनबी शहर नहीं था। उस शहर के कूचाओ बाजार से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। उन दिनों सिखों की खालिस्तान की तहरीक ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। ये अभी इब्तिदाई मराहिल में थी और संत भंडरावाला अभी एक गैर मारूफ आदमी था, अगरचे उसका कयाम दरबार साहब में ही था। सिख खालिस्तान की हिमायत में बड़े पुरजोश थे। कभी कभी एक आध जुलूस भी निकाल लिया जाता था। एक किस्म का तनाव भारतीय पंजाब के सरहदी अजला में जरूर था, जिसकी वजह से अमृतसर में पुलिस की नफरी ज्यादा कर दी गई थी और इंटेलिजेंस की सरगर्मियां भी जोरों पर थीं। ये बात मेरे लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन चूंकि मैं एक सिख नौजवान के हुलिये में था, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं था। हाँ, मुझे चौकस रहने की जरूरत थी। पंजाब एक्सप्रेस मुंह अंधेरे अमृतसर रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई। अमृतसर के आसमान पर बादल छाए हुए थे। खुशगवार हवा चल रही थी। सितंबर के आखिरी दिन थे। रात को ठंड हो जाती थी, सिर्फ धूप में गर्मी बाकी रह गई थी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत मैंने अपने दिमाग में तय कर रखा था। ट्रेन अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी तो थर्ड क्लास के डिब्बे से मैं बाहर आ गया। स्टेशन से निकलकर मैं तांगे में बैठा और टाउन हॉल के पास खोती अहाते में आकर उतर गया। यहाँ से मैं पैदल ही दरबार साहब यानी सिखों के सबसे बड़े गुरु स्थान सूरन मंदिर की तरफ चल दिया। करमू ड्योड़ी और दर्शनी ड्योड़ी में से होता हुआ मैं बाजार माई सेवा में आ गया। ये अमृतसर के गुंजान आबाद बाजार थे। यहाँ ज्यादातर कपड़े और अनाज की दुकानें थीं जो अभी खुली नहीं थी। कई बंद दुकानों के बाहर दरवाजों के पास मैंने पत्तों में लिपटे रतन जो के फूल देखे। ये फूल दुकानदार सिख और हिंदू गुरु साहिबान और कृष्ण जी की फ्रेम में लगी हुई तस्वीरों पर डाला करते हैं। दरबार साहब के करीब काफी रौनक थी। सिख होश के पानी से पांव धोने के बाद दरबार साहब माथा टेकने जा रहे थे। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। मैं जानता था कि धन्ना सिंह ग्रंथी दरबार साहब में ही होगा, मगर मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता था। मेरी मंजिल फिलहाल गुरु रामदास की सराय थी जो दरबार साहब के पहलू में थी। मैं गलियों बाजारों से गुजरकर गुरु रामदास की सराय में आ गया। यहाँ बाहर से आए हुए सिख यात्री ठहरा करते हैं और उन्हें खाना लंगर से मुफ्त मिलता है। लंगर पास ही बाबा टल की इमारत में लगा हुआ था। मैं सराय के हॉल कमरे में आकर कोने में बैठ गया और अपने मंसूबे पर असर नौ गौर करने लगा। सराय सिखों से भरी हुई थी। जगह जगह बिस्तर लगे थे। कोई सिख बिछोने पर बैठा बाल खोले कंघी कर रहा था। कोई छत के पंखे के नीचे बैठा अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़ मरोड़ कर उसे ऊपर को चढ़ा रहा था। एक सिख औरत ग्लास में चाय डालकर अपने बूढ़े बाप या शायद ससुर को दे रही थी। मैं हॉल से बाहर निकलकर सराय के मैनेजर से मिला जो कि एक नौजवान सिख था। मैंने उसे अपना नाम जोगिंदर सिंह बताते हुए कहा कि मैं नागपुर से गुरु स्थान माथा टेकने आया हूँ। कुछ रोज सराय में ठहरूंगा। गुरु की नगरी के दूसरे गुरुद्वारों की भी यात्रा करना चाहता हूँ। उसने मुझसे 10 रुपए लेकर मुझे एक रसीद दी और कहा कि हॉल कमरे में अपना बिस्तर लगा सकता हूँ। मेरे पास बिस्तर नहीं था और मौसम चूंकि अभी सर्द नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बिस्तर की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा कि मैं बिस्तर साथ नहीं लाया। वो बोला बिस्तर के 5 रुपए अलग होंगे। मैं किसी सिख के बिस्तर पर नहीं सोना चाहता था, इसलिए नहीं कि मैं सिखों से नफरत करता हूँ, वो भी खुदा के बनाए हुए इंसान हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि एक गंदे बिस्तर पर ना सोने का मुझे पूरा हक हासिल था। मगर ये बात मैं सराय के सिख मैनेजर से नहीं कह सकता था। मैंने 5 रुपए बिस्तर के भी अदा कर दिए। सराय के एक नौकर ने हॉल के एक कोने में खाली जगह देखकर मेरा बिस्तर लगा दिया। पंजाबी मेरी मादरी जबान थी। एक सहूलत मुझे ये भी हासिल थी कि मैं गुरमुखी लिख पढ़ लेता था। सराय के गुस्ल खाने में मैंने गुस्ल किया, पगड़ी को अच्छी तरह से बांधा, दाढ़ी के बालों को जाली में लपेटा और बाजार माई सेवा में आ गया। अब हिंदू की दुकान पर मैंने चाय पी, मक्खन बंद का नाश्ता किया और दरबार साहब की तरफ चल पड़ा। बाजार माई सेवा में सिखों की ऐसी बेशुमार दुकानें हैं जहां से आपको सिक्खी के बारे में तकरीबन सारा लिटरेचर और धर्मी लवाजमात मिल जाते हैं। एक दुकान से मैंने ग्रंथ साहब के 2 अध्यायों का गटका और एक गरनाम की जोई माला खरीदी। अब मैं पूरा सिख बना दरबार साहब के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर होश के पास उतर गया। यहाँ जूतियां उतार कर जूतियां रखने वाले सिख को देकर टोकन लिया। होश के पानी से पांव धोए और दूसरी जानिब की संगे मरमर की सीढ़ियां उतर कर दरबार साहब में दाखिल हो गया। दरबार साहब एक बहुत बड़े तालाब के वस्त में बना हुआ है। तालाब के किनारे कई सिख स्नान कर रहे थे। सिख औरतें, मर्द और बच्चे माथा टेकते गुरबानी का विर्द करते चले जा रहे थे। मैंने भी गुरबानी का विर्द शुरू कर दिया। अकाल तख्त की एक मंजिला इमारत के बाहर 2 सिख तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। अकाल तख्त की संगे मरमर की 12 दरी नुमा कदीम इमारत दरबार साहब में दाखिल होते ही दाहिनी जानिब थी। उस इमारत में सिखों के गुरु साहिबान की ज़ियारतें थीं। रंजीत सिंह का ताज, तलवार और हीरे जवाहरात भी यहाँ रखे हैं। यही वो इमारत है जिसको भारतीय फौज ने दरबार साहब पर हमला करते वक्त अपना खुसूसी निशाना बनाया था, क्योंकि इसी अकाल तख्त की इमारत के तहखाने में भंडरावाला अपने इनकलाबी साथियों के हमरा मुकीम था।
हर सिख दरबार साहब के सूरन मंदिर के दरवाजे में दाखिल होते वक्त दहलीज पर माथा नहीं टेकता। ऐसा सिर्फ सिखों का एक फिरका ही करता है। मजहबी सिख दहलीज पर माथा नहीं टेकते, वो सूरन मंदिर में जाकर सिर्फ ग्रंथ साहब यानी सिखों की दीनी किताब के आगे सजदा करते हैं। चुनाचे इस फिरके का फायदा उठाते हुए मैं भी सूरन मंदिर की दहलीज पर माथा टेकने से बच गया। संगमरमर की फर्श वाली रवेश तालाब के वस्त में से होती हुई सूरन मंदिर को चली गई थी। सूरन मंदिर, जिसको दरबार साहब का स्थान भी कहते हैं, एक चौकोर बारादरी से जिसके अंदर मुनक्कश छत के नीचे एक ऊंचे स्थान पर बहुत बड़ा ग्रंथ खुला रखा था। एक सिख ग्रंथी पीछे बैठा मोरछल हिलाते हुए गुरबानी का पाठ करता रहता है। धन्ना सिंह ग्रंथी की भी यही ड्यूटी होनी चाहिए थी। मशरकी पंजाब में सिख ग्रंथियों का खानदान पुश्त दर पुश्त चला रहा है। मेरा ख्याल था कि दरबार साहब का एक ही ग्रंथी होगा, मगर वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि दिन का ग्रंथी अलग और रात का ग्रंथी कोई दूसरा सिख होता है। ये इत्तला मुझे हिंदू नौजवान ने दी थी, जो सर पर रुमाल बांधे मेरे पास ही दो जानू बैठा शब्द कीर्तन सुन रहा था। उस हिंदू से मैंने ये सवाल इसलिए किया कि मैं जिस ग्रंथी को ग्रंथ साहब के पीछे पीछे मोरछल हिलाते देख रहा था, वो एक तो बहुत बूढ़ा था, दूसरे उसके चेहरे से पाकीज़गी और शराफत टपक रही थी। ऐसा ग्रंथी किसी दूसरे शहर में जाकर बुर्दा फरोशों से लड़की खरीद कर नहीं ला सकता था। मेरा कयास दुरुस्त निकला, ये धन्ना सिंह नहीं था। मैंने हिंदू नौजवान से कहा, भराता जी, मैं नागपुर से आया हूँ, मुझे धन्ना सिंह ग्रंथी से मिलना है, क्या वो इसी जगह होता है? हिंदू नौजवान ने कंधे उचकाते हुए कहा, इस बारे में सरदार जी मैं कुछ नहीं जानता, आप शब्द कीर्तन के बाद किसी सिख सेवादार से पूछें। शब्द कीर्तन खत्म हुआ तो मैं उठकर सूरन मंदिर के कमरे से बाहर आ गया। पता करते करते सेवादार के पास पहुंचा और उससे धन्ना सिंह ग्रंथी के बारे में पूछा कि वो सूरन मंदिर में कब आते हैं। सेवादार ने बताया कि वो रात 9 बजे आते हैं और फिर सुबह तक गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। बातों ही बातों में भोले भाले उधेड़ उम्र सिख सेवादार से मैंने धन्ना सिंह ग्रंथी के बारे में ये भी मालूम कर लिया कि उसके बाप का नाम मिल्खा सिंह ग्रंथी था और वो 20 बरस तक हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे अकाल साहब में ग्रंथी के फराइज अंजाम देता रहा है। उसका मकान बाजार माई सेवा की एक गली में था। सिख बुनियादी तौर पर सादा दिल और अच्छे लोग होते हैं। चूंकि जंगजू मार्शल कौम है, इसलिए सियासतकारियां और चालाकियां बिल्कुल नहीं जानते। यही वजह थी कि मुझे सिख सेवादार से धन्ना सिंह के मुतालिक बहुत सी मुफीद मालूमात मुहैया हो गई थी, लेकिन एक बात का इल्म नहीं हो सका था कि धन्ना सिंह ने सोनिया को कहाँ रखा हुआ है। सेवादार की जबानी यही इल्म हुआ कि धन्ना सिंह बड़ा मजहबी और शरीफ सिख है, चाय तक नहीं पीता, बीवी बच्चों के साथ बड़ी जिम्मेदाराना जिंदगी बसर कर रहा है। घर से दरबार साहब आता है और वहाँ से सीधा घर जाकर सो जाता है। कभी कभी शहर से बाहर दिल्ली की तरफ जाता है, क्योंकि उसने छोटा मोटा जुराबों, बनियान और किरपानों का कारोबार भी शुरू कर रखा है। मैं सराय गुरु रामदास में आ गया। धन्ना सिंह को मैं रात 9 बजे से पहले नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो 9 बजे के बाद ही दरबार साहब अपनी ड्यूटी पर आता था। सोचा कि क्यों ना उसके घर जाकर उससे मुलाकात की जाए, यूं सोनिया के बारे में भी कोई ना कोई सुराग मिल सकता था। चुनाचे मैं सराय से निकलकर बाजार माई सेवा में आ गया। उस वक्त दिन के 11 सवा 11 बजे का वक्त था। ख्याल जरूर आया कि धन्ना सिंह ग्रंथी सारी रात दरबार साहब में गुरबानी का पाठ करने के बाद अब शायद सो रहा हो, लेकिन मैंने वापस सराय में जाना पसंद न किया। बाजार माई सेवा के एक दुकानदार ने मुझे धन्ना सिंह के मकान वाली गली का रास्ता बताया और थोड़ी देर बाद मैं धन्ना सिंह ग्रंथी के 3 मंजिला मकान के बाहर खड़ा था। मकान पुराना और कदरे बोसीदा था। मकान के दरवाजे पर गुरमुखी में लिखी हुई धन्ना सिंह ग्रंथी की प्लेट लगी हुई थी। घंटी का बटन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजे पर लटकती कुंडी खड़खड़ाई। ऊपर से एक सिख लड़की ने झांक कर पूछा, क्या बात है? ये एक पंजाबी सिख लड़की ही पूछ सकती थी। मैंने हाथ बांध कर सत श्री अकाल बुलाया और कहा कि ग्रंथी साहब घर पर ही हैं। सिख लड़की कोई जवाब दिए बगैर खिड़की से पीछे हट गई। मैं गुमगू की हालत में बंद दरवाजे के बाहर तंग गली में कोई 3-4 मिनट तक खड़ा रहा। फिर किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। एक 16-17 साल का सिख लड़का नमूदार हुआ। उसने टी-शर्ट और पतलून पहन रखी थी। बोला, किससे मिलना है? मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैंने हाथ जोड़कर सत श्री अकाल बुलाया और कहा कि मैं ग्रंथी जी से मिलने नागपुर से आया हूँ। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का मोटी तोंद वाला भारी भरकम ऊंचा लंबा सिख हाथ में तस्बीह थामे वाहे गुरु करता दरवाजे में आया। उसने बालों का सर पर जूड़ा बना रखा था। जिस्म पर बनियान थी। नीचे तहमद बांध रखा था। दाढ़ी में कहीं कहीं सफेद बाल नजर आ रहे थे। आंखों में हल्के थे जो उसकी मस्तियों की तरफ इशारा कर रहे थे। अगरचे उसके हाथ में तस्बीह थी और मुंह में गुरु की बानी थी, मगर उसका चेहरा एक अय्याश सिख का चेहरा था। मैंने सत श्री अकाल कहते हुए उसके घुटनों को हाथ लगाया और कहा, महाराज जी, आपको बड़ी जहमत दी। मैं नागपुर से आया हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मेरे पिताजी आपके पिता मिल्खा सिंह जी के दोस्त थे और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे अकाल साहब में उनसे मिला करते थे। आप धन्ना सिंह जी ग्रंथी है ना? वो सिख मुस्कुराया, बोला, अंदर आ जाओ सरदार जी, बाहर क्यों खड़े हो? मैं धन्ना सिंह ग्रंथी ही हूँ। मेरे पिताजी गुरुद्वारा अकाल साहब के ग्रंथी थे। आओ अंदर आ जाओ।
उसने मुझे बैठक में बिठा दिया। एक पलंग बिछा था, 2 पुरानी कुर्सियां और एक मामूली सी मेज रखी थी। दीवार पर गुरु साहिबान की तस्वीरें फ्रेम में लगी थीं। पंखा चल रहा था। उसने मेरे लिए बाजार से लस्सी मंगवाई और मेरे फर्जी बाप के बारे में पूछने लगा। मैंने घड़ी घड़ाई कहानी उसे सुना दी और बताया कि मेरी पैदाइश नागपुर में हुई थी। पिताजी आपके पिताजी की अक्सर बातें करते थे। मरते वक्त मुझे कहा कि कभी अमृतसर जाओ तो मेरे दोस्त के बेटे धन्ना सिंह ग्रंथी से जरूर मिलना। फिर उनका देहांत हो गया जी। मैं अफ्रीका चला गया अपने चचा के साथ। 1 महीना हुआ अफ्रीका से वापस नागपुर आया तो सोचा दरबार साहब के दर्शन करूं, माथा टेकूं और आपसे मिल भी लूं ताकि मेरे स्वर्गीय पिताजी की इच्छा का पालन हो। धन्ना सिंह मुझे गौर से आंखें जरा सी सुकेड़ कर देख रहा था। किसी वक्त मुझे लगता कि ये सादा दिल आदमी है और उसने मेरी एक एक बात पर यकीन कर लिया है। किसी वक्त महसूस होता कि ये शख्स इंतहाई काइया है और इसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मगर मैंने अपनी अदाकारी जारी रखी। जब मैंने उसे बताया कि गुरु जी की सराय में ठहरा हुआ हूँ तो उसने मुझे अपने घर में उठकर आने के लिए बिल्कुल न कहा। बस जरा जरा मुस्कुराते हुए आंखें सुकेड़ते मेरी तरफ तकता रहा। फिर बोला, भोजन खाकर जाना जोगिंदर सैया जी। दोपहर का खाना उसने मेरे साथ ही खाया। सब्जियां, दही और चटनी और फुलके थे। उसकी बेटी जनी वही सिख लड़की जिसने खिड़की में से नीचे झांक कर मुझे देखा था, भोजन लगा रही थी। उसका नाम जीत कौर था। नौजवान लड़की थी, चेहरे पर वक़ार और खुद सताई थी। मेरी तरफ बिला वजह तवज्जो नहीं दे रही थी। इस घर में कोई ऐसी पुरस्रार शय नजर नहीं आई जिससे मेरा ख्याल उस अमर की तरफ जाता कि ये सिख औरंगाबाद के बदमाश पुजारी प्रभाकर से सोनिया को खरीद लाया है। सीधा सादा शरीफ सिख घराना था। धन्ना सिंह की बीवी भी आम हुलिये की कम गो उधेड़ उम्र सिख औरत थी जिसने गले में किरपान डाल रखी थी। किरपान उसकी बेटी जीत कौर के गले में भी था। भोजन के बाद रात को दरबार साहब में आने का कहकर चलने लगा तो धन्ना सिंह दांतों को तीली से कुरेदते हुए बोला, अभी कितनी देर ठहरोगे अमृतसर में? ये शख्स नहीं चाहता था कि मैं ज्यादा देर उसके इर्द गिर्द ठहरूं। मैंने कहा, महाराज जी, गुरु की नगरी के सारे गुरुद्वारों की यात्रा करने के बाद वापस नागपुर चला जाऊंगा। उसने हाथ बांध कर सत श्री अकाल कहा, गोया मुझे जाने की इजाजत दे रहा था। मैंने भी सत श्री अकाल बुलाया और सर झुकाए हुए एक इंतहाई शरीफ नफ्स सिख की तरह गली में से गुजर कर बाजार में आ गया। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं सोनिया का सुराग कैसे और क्यों कर लगाऊं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।